हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 155 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 3 अलग अलग इवेंट दे रखे हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो सभा और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तो आपको बताना सबसे पहले कौन सा बना था और सबसे बाद में कौन सा बना था। तो इसका सही आंसर है ए 1, 2 एंड 3, यानी कि जो क्रोनोलॉजी दी रखी है वो सही है। सबसे पहले बना है आत्मीय सभा, फिर आता है हमारा ब्रह्मो सभा और तब आता है तत्वबोधिनी सभा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द सोशलिस्ट सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सोशलिस्ट सोसाइटी है हमारा, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज बेस्ड ऑन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, यानी जो सामान की जो प्रोडक्शन है, यानी जो बनाने की क्षमता है, वो लोगों के खरीदने की क्षमता पे बेस्ड है। दूसरा है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों के पास है, गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। थर्ड है, देयर इज ए ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी यानी बनाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोशलिस्ट सोसाइटी के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नन। सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सोशलिस्ट सोसाइटी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय स्टेट ओनली। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि सोशलिस्ट सोसाइटी होती है हमारी, जो सामाजिक होती है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्टेट यानी कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है। सारे जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं गवर्नमेंट होती है। पब्लिक सेक्टर इज ए सोल ओनर एंड प्रोड्यूसर विद नो प्राइवेट प्लेयर। देयर विल बी अ लेसर कंपटीशन विच रिजल्ट इन लोअर एफिशिएंसी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो एफिशिएंसी इसी वजह से भी कम होती है, क्योंकि कंपटीशन भी नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ मलाबार एक्सरसाइज, अ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 4 अलग कंट्रीज का नाम दे रखा है, आपको बताना है कौन से कंट्रीज मलाबार एक्सरसाइज का हिस्सा है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहला है इंडिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है यूएसए और फोर्थ है जापान। तो इसका सही आंसर है बी, 1, 3 एंड 4 ओनली। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन इंडिया कोशिश में लगा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें एक पार्टनर के तौर पे बना लिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द गिनी कोफिशिएंट। जो गिनी कोफिशिएंट है काफी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। तो इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट डिपिक्ट्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द कंट्री, यानी जो आर्थिक इम्बैलेंसेस, जो हमारा इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस है लोगों के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है देश में। सेकेंड है, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 with 0 representation high inequality and 1 representation that there is no income inequality in the country। तो इसके वैल्यूज हैं 0 से 1 के बीच होती हैं। 0 का मतलब होता है कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और 1 का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई इनकम इनक्वालिटी नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गिनी कोएफिशिएंट के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकंड वाला गलत है। जो गिनी कोएफिशिएंट है डिपिक्ट द इनकम इनइक्वालिटीज, जैसा कि मैंने बताया था, द कोएफिशिएंट वेरीज फ्रॉम बिटवीन 0 विच रिफ्लेक्ट्स कंप्लीट इक्वालिटी। 0 का मतलब होता है कि समानता काफ़ी है, और 1 का मतलब होता है कंप्लीटली इनइक्वालिटी। तो
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following regions or their parts are classified as the most probable earthquakes zone by the Bureau of Indian Standards? तो कुछ रीजन्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा जोन, कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा ही अर्थक्वेक आने की संभावना होती है एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रिकॉर्ड के मुताबिक, डेटा के मुताबिक। आपका ऑप्शन है, पहला है नॉर्थ बिहार, सेकंड है रण ऑफ कच्छ, थर्ड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फोर्थ है कन्याकुमारी टू कुडानकुल्लम बेल्ट। तो इसका सही आंसर है A, 1, 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ वाला गलत है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कंट्री को 4 अलग अलग जोन में, सिस्मिक जोन में बांट रखे हैं, इसमें जोन 2, 3, 4 और 5 है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जोन 1 नहीं है अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में। बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है जो कई लोग स्किप कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जोन 1 नहीं है, जोन 2 से स्टार्ट है और 5th पे ख़त्म है। जो जोन 5th है हमारा, वो सिस्मिकली मोस्ट प्रोन रीजन है। ये हमारा मोस्ट प्रोन रीजन है जहाँ जो लोअर इंसिडेंट्स होती हैं एक्टिविटीज़ किसी भी तरीके के अर्थक्वेक की। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following was ever associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया? तो ब्रिटिश रूल के समय में नाम दे रखे हैं 3 अलग अलग उस समय के लोगों के। तो आपको बताना है कौन रैयतवाड़ी सिस्टम से जुड़ा हुआ था। आपका ऑप्शन है, पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है अलेक्जेंडर रीड, थर्ड है थॉमस मुनरो। तो इसका सही आंसर है C, 2 एंड 3 ओनली। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट इसको बोलते हैं, ये उससे जुड़े हुए थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू 5G विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 5G के संदर्भ में यानी 5th जनरेशन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है, यूजिंग 5G द डाउनलोड स्पीड कैन बी इंक्रीज अप टू 1000 टेराबाइट पर सेकेंड, यानी 5G की मदद से जो डाउनलोडिंग स्पीड होगी वो लगभग 1000 टेराबाइट होगी पर सेकेंड। सेकेंड है, 5G will use energy in the range of both ultraviolet and visible light frequency। तो जो हमारा 5G है ये दोनों में जो उसकी रेंज है वो इस्तेमाल होंगी, जैसे अल्ट्रावायलेट हो या फिर विजुअल लाइट हो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 5G के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू RBI। तो RBI के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी ये आखिरी एक जरिया है किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे के लिए। सेकंड है, इट एक्ट एज अ बैंकर ओनली टू अ सेंट्रल बैंक, यानी ये जो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बैंकर का काम करती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है RBI के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये बैंकर का काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द IUCN एंड साइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है या जो साइट्स है हमारे सेंट्रल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये दोनों के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, IUCN इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन UN एंड साइट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। कहने वाला जो IUCN है वो एक UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिस्सा है। वहीं जो साइट्स है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकारों के बीच में। सेकेंड है, IUCN runs thousands of field project around the world to better manage natural environment, यानी जो IUCN है हमारा
वो पूरे विश्व में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाता है ताकि जो बेटर मैनेजमेंट हो सके नेचुरल इन्वायरमेंट्स के। थर्ड है साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन दी स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट बट दिस कन्वेंशनल डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। कहने का मतलब जो साइट्स हैं ये लीगली बाइंडिंग है कंट्रीज पे, जो भी इसको साइन करती है, जो भी इसको ज्वाइन करती है, लेकिन जो वहाँ की लोकल लॉज है नेशनल लॉ उसको ये ओवरराइट नहीं करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 2 और 3 ओनली, पहला वाला गलत है। IUCN UN का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि IUCN UN का हिस्सा है, तो नहीं, IUCN UN का हिस्सा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो पब्लिक अकाउंट, 3 अकाउंट है हमारे, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उनमें जो पब्लिक अकाउंट है इनमें से कौन सा जो हेड दे रखा है वो उसमें नहीं आता है, आपको बताना है। सॉरी, आता है, ये बताना है विच आर क्रेडिटेड, मतलब जो इसमें आता है। आपका ऑप्शन है पहला है लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल, सरकार ने कोई ट्रेजरी बिल इशू करके लोन लिया हो। सेकंड है प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, थर्ड है स्टैम्प ड्यूटी, फोर्थ है सेविंग बैंक डिपॉजिट्स और फिफ्थ है रेमिटेंसेस। तो उसका सही आंसर है सी 2, 4 और 5 ओनली, यानी कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट और रेमिटेंसेस ही पब्लिक अकाउंट में आती हैं। बाकी जो पहला वाला है यानी लोन रेज्ड है ये CFI में आता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में जाता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट लिस्ट का, जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उसका हिस्सा है, इसलिए वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर 154 जो था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, कोहिनूर डायमंड was taken away from India to Persia during the rule of which मुगल रूलर। जो कोहिनूर डायमंड है आप सबको पता होगा उसके बारे में, तो किस मुगल शासक द्वारा इसको इंडिया से पर्सिया ले गया था, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद शाह। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का GS टेस्ट पेपर 155 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। तो कौन से इनमें से व्यक्ति हैं जो कि होम रूल लीग से जुड़े नहीं थे। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट, सी HP ब्लेवेत्स्की और डी है लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।